नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वियतनाम टीवी। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को हर साल इस दिवस को मनाने की अब हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि दिल की बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ रही है। लोग दिल की बीमारियों से कहीं ना कहीं डेथ की ओर भी लीड कर रहे हैं और इसीलिए वर्ल्ड हार्ट डे जैसे डे मनाकर इस दिवस पर, इस पूरे वीक पर वियतनाम दिल की बीमारियों पर बात कर रहा है। आप वियतनाम टीवी पर ही बार बार देखते होंगे या अखबारों में पढ़ते होंगे कि यंग बच्चे जो खेलते कूदते हुए स्कूल में प्रेयर कर रहे थे और उन्हें अचानक से कार्डियक अरेस्ट आ गया। हार्ट अटैक हम बोलते हैं। अब कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों चीजें भी अलग हैं, जिस पर आज हम बात करेंगे। और जिम जाने वाले लोग अचानक मर रहे हैं, गरबा करते करते लोग अचानक मर रहे हैं, और इसीलिए आज वर्ल्ड हार्ट डे की वियतनाम टीवी पर जो सीरीज चल रही है उसमें इसी पर बात हो रही है कि आखिरकार यंग जनरेशन में ये जो कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक या हार्ट डिसीज बढ़ रहे हैं वो आखिरकार है क्या। मेरे साथ दो एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संकेत सरैया है हमारे साथ, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और हमारे साथ है डॉक्टर अनंत अग्रवाल, वो भी कार्डियोलॉजिस्ट है। शुकन हॉस्पिटल वीआईपी रोड में दोनों डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। बात सबसे पहले वहीं से शुरू करने वाली हूँ कि सडन डेथ यंग पीपल में बढ़ती जा रही है और क्या वजह होती है इसकी। डॉक्टर संकेत से बात करेंगे। सर, क्या होता है आजकल? पहले तो हम कहते थे कि दिल की बीमारी उसी को होती है जो 40 या 50 या 60 के पार हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा उम्र का बाद इस बीमारी में भी नहीं देखने मिल रहा है। देखिए, छोटी उम्र में जो लोग आजकल हम लोग सुन रहे हैं कि उनको हार्ट अटैक आ गया है, अचानक से मौत हो गई है, तो उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न जो मुझे लगता है वो है कि एडिक्शन। आजकल यूथ में जो स्मोकिंग का और टोबैको का जो एडिक्शन हुआ है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है इस एज ग्रुप में अटैक आने का। साथ में लाइफस्टाइल जो हम लोग आजकल देखते हैं कि बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी मेदस्विता जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग ओबेसिटी भी बोलते हैं, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी लोगों का ये यूथ में ओबेसिटी का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। और ओबेसिटी का हार्ट के प्रॉब्लम्स के साथ और खास करके हार्ट अटैक के साथ संबंध पक्का है। ये बहुत सारे लिटरेचर में और बहुत सारे ट्रायल्स में देखा गया है। और एक चीज़ मुझे भी ये भी लगती है कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों तक ज़्यादा ये चीज़ें पहुंच रही है। यानी पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तभी भी इतनी डेथ शायद हो रही थी, बट लोगों तक ये बात नहीं पहुंच रही थी। एक तरह से अच्छा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल रहा है, तो लोग अवेयर हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें और जितना ज़्यादा अवेयरनेस आए उतना बेटर रहेगा। प्लस कुछ चीज़ें, कुछ बीमारी होती है जो जेनेटिक होती है, जैसे कि कुछ लोगों के जीन्स में यानी फैमिली में ही वो प्रॉब्लम्स चलती आ रही होती है, और ख़ास करके जेनेटिक बीमारियों की वजह से जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है उसमें सडन डेथ यानी सडन कार्डियक डेथ होना भी बहुत कॉमन है। सो मेनली मैं डिवाइड करूँगा लाइफस्टाइल जो रहती है उसमें, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल और एक एडिक्शन, और कुछ लोगों में जेनेटिक बीमारियां। ये मुख्य कारण है इस छोटी उम्र में हार्ट अटैक आने के। जी, बहुत किस्से बढ़ते जा रहे हैं, या डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा किस्से हमारे सामने आते जा रहे हैं। वैसे हो ही रहे होंगे, लेकिन अब क्योंकि बातें बहुत जल्दी फैल जाती है सोशल मीडिया से, इसलिए इस बारे में लगातार बात हो रही है। और इसलिए कोजेस ऑफ हार्ट अटैक क्या है वो भी मैं जानना जरूर चाहूंगी। डॉक्टर अग्रवाल के पास चलूंगी। सर, क्या है हार्ट अटैक होने की वजह, क्या मानते हैं? बेसिकली हार्ट अटैक होने की वजह अगर हम डिवाइड करें, हम आज स्पेसिफिकली जो बात करना चाहते हैं एक अपनी यंग पॉपुलेशन के लिए बात करना चाहते हैं। और जब भी हम बात करते हैं कि यंग पॉपुलेशन में हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ रहा है, तो यंग पॉपुलेशन का मतलब हम बोलते हैं कि जिनकी उम्र 45 साल से कम है जी। तो जब भी 45 साल से कम उम्र वालों में हार्ट अटैक होता है, और जब हम बात करते हैं कि इसमें सबसे प्रमुख कारण क्या है, सबसे प्रमुख कारण इन पेशेंट्स में है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फॉर हार्ट अटैक इन यंग पेशेंट्स। इसके अलावा कई सारे और रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि बीपी हो गया। इंडिया और स्पेसिफिकली साउथ एशियन कंट्रीज़ में बीपी, डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ होने के जो इंसिडेंस है, चांसेस हैं, वो वेस्टर्न पॉपुलेशन के मुकाबले 10 साल पहले होते हैं। तो ये भी कारण है कि हमारे यहाँ इंडिया में
बीपी और डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो यंग पॉपुलेशन में आती है, और बीपी और डायबिटीज़ जब हो जाता है तो उसके वजह से हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यंग पॉपुलेशन कई बार जब उनको ये सब बीमारी आती है, बीपी आता है, डायबिटीज़ आता है, मैनी टाइम्स दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि हमें ये तकलीफ़ है। होता क्या है, जब इनको बीपी होता है, आप किसी डॉक्टर के पास गए, किसी और चीज़ के लिए बीपी चेक किया, पता चला बढ़ा हुआ है, बट उनका हमेशा एक ये होता है कि तकलीफ़ तो कुछ है नहीं, तो हम बीपी की दवा क्यों लें। और जब हम बीपी की दवा नहीं लेते हैं तो वो कॉम्प्लिकेशन के रूप में एज अ हार्ट अटैक प्रेजेंट करता है। सेम चीज़ होती है डायबिटीज़ के साथ, सेम चीज़ होती है कोलेस्ट्रॉल के साथ। सो जनरली इंडिया में अगर हम यंग एमआई यानी यंग हार्ट अटैक की बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क है वो है स्मोकिंग, बीपी, डायबिटीज, जो जल्दी आजकल हमारे इंडियन पॉपुलेशन में आ रहा है। हम सोचते हैं कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के साथ जीना तो बहुत रूटीन है, मतलब दवाइयां खाओ और आराम से जीते जाओ, लेकिन वही दो बीमारियां अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो अन्य बीमारियों को भी अपने साथ लेकर आती है, ये कहना चाह रहे हैं। और कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, आजकल दोनों चीजों को बहुत सुनने में आता है, लेकिन समझना दोनों चीज अलग है, ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। डॉक्टर सरैया से मैं पूछूंगी, सर कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? देखिए, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा हार्ट अटैक क्या है। जैसे हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, वैसे हार्ट को खुद को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए हार्ट में 3 मेन आर्टरीज होती है, जिसके द्वारा हार्ट की मसल को खून पहुंचता है। अभी अगर इन आर्टरीज में से किसी एक या ज़्यादा में ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है तो उसकी वजह से उतने हार्ट के भाग को ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो मसल का धीरे धीरे डेथ होना शुरू हो जाता है। तो अगर किसी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया और उसको जो प्रॉब्लम होती है उसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट का बंद हो जाना। हर हार्ट अटैक के पेशेंट में हार्ट बंद होना जरूरी नहीं है। तो हार्ट अटैक इज वन ऑफ द कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, बट ये उल्टा नहीं है, यानी हर कार्डियक अरेस्ट का कारण हार्ट अटैक नहीं होता है। कार्डियक अरेस्ट के हार्ट अटैक के अलावा बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कुछ लोगों का हार्ट जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसको बड़ा दिल बोलते हैं। कुछ लोगों को हार्ट की सर्किट की बीमारी होती है, जिसे हम मेडिकल भाषा में एरिथमियास बोलते हैं। और कुछ लोगों को कोई, जैसे मान लो कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसको किसी को बिजली का करंट लग गया, तो वैसी कंडीशंस में भी बिना नलियों में ब्लॉकेज नहीं है फिर भी उनका हार्ट बंद हो रहा है, तो ये होता है कार्डियक अरेस्ट। तो हार्ट अटैक के कारण कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं, बट कार्डियक अरेस्ट, हर कार्डियक अरेस्ट में जरूरी नहीं है कि उनको हार्ट अटैक ही हो। ओके, मतलब हार्ट अटैक में आपको ट्रीटमेंट का चांस मिलता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में नहीं मिलता है। यस, सीधा आप मौत तक ले जाते हैं। यस, कार्डियक अरेस्ट मींस हार्ट ऑलरेडी बंद है और बहुत कम अगर टाइमली पता चल गया और टाइमली अगर उधर सीपीआर स्टार्ट हो जाता है ऑन साइट, तो शायद कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट्स भी बच सकते हैं। उसमें इसीलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितना जल्दी आप उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। और इसलिए आजकल सीपीआर ट्रेनिंग को भी बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। हम सबको सीखने की जरूरत है। वेस्टर्न कंट्रीज की बहुत सारी चीजें हमने अपनाई है, लेकिन सीपीआर सीखने जैसी चीजें अभी तक हम नहीं अपना पाए हैं। मुझे लग रहा है गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है और इंडिविजुअल तरीके से भी हमें इसे जरूर प्रमोट करना चाहिए। चलिए, तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक की बात हो रही थी। सिम्टम्स क्या होते हैं? छोटे छोटे सिम्टम्स को हम जब नजरअंदाज करते हैं तो दिल की बीमारियों तक हमें ले जाते हैं, और इसलिए सिम्टम्स क्या हैं ये जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अग्रवाल से पूछूंगी, सर क्या होते हैं सिम्टम्स हार्ट अटैक के? हार्ट अटैक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो होता है चेस्ट पेन। अब इसमें जब भी हम चेस्ट पेन की बात करते हैं तो हमारे पास इन जनरल हमारी ओपीडीज में भी पेशेंट्स आते हैं, भाई साहब छाती में दुख रहा है। तो हमारे पास है 2 तरीके की पॉपुलेशन होती है। एक वो होती है जो बहुत ज़्यादा विजिलेंट होती है, बहुत थोड़ा भी कोई तकलीफ हुई, इधर पेन हुआ तुरंत हमारे पास आ गए। और एक होते हैं जो 1 दिन 2 दिन से कंटिन्यूसली उनको छाती में दर्द हो रहा है, लेकिन अब सहन नहीं हुआ इसलिए है। सो हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हार्ट अटैक का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है छाती में दर्द, लेकिन हर छाती में जो दर्द हो रहा है वो हार्ट अटैक नहीं है, राइट?
लेकिन जब भी आपको छाती में दर्द हो तो एटलीस्ट गेट इवेल्यूएटेड, और इवेल्यूएशन के साथ जरूरी है कि किसी एक मेडिकल पर्सन ने आपको देखा होना चाहिए, और साथ में एटलीस्ट एक ईसीजी निकल जाए, तो उससे हम काफ़ी कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि ये जो तकलीफ है वो हार्ट अटैक है या नहीं है। छाती में दर्द के साथ बाकी और सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि सांस फूलना, छाती में दर्द के साथ पसीना छूटना, चक्कर आना, चलते चलते छाती में भारीपन होना, चलने में सांस फूलना। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो टिपिकल सिम्टम्स हमारी भाषा में हम लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक है, दीज आर टिपिकल सिम्टम्स। इसके अलावा कई सारे अटिपिकल सिम्टम्स होते हैं। आई डोंट थिंक वी हैव अ स्कोप फॉर दिस टू डिस्कस द अटिपिकल सिम्टम्स, लेकिन टिपिकल सिम्टम्स मेन जो है वो है छाती में दर्द, सांस फूलना, चक्कर आना, यही है सारे सिम्टम्स हार्ट अटैक के। कभी भी आपको अगर छाती में दर्द हो या चलने में छाती में भारीपन हो रहा हो या सांस फूल रहा हो, एटलीस्ट गेट इवेल्यूएटेड वंस। जरूरी है कि हमें पता हो कि अगर कुछ हो रहा है तो हम उस पर ध्यान दें। जी बिल्कुल। कई बार हम छाती में जो दर्द होता है जिसकी बात डॉक्टर साहब ने की, उसे हम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में सोच लेते हैं कि ये तो एसिडिटी होगी या समथिंग ऐसा ही कुछ होगा। तो डॉक्टर सरैया से पूछूंगी, क्या सर गैस्ट्रिक ट्रबल्स जो होते हैं वो भी हार्ट अटैक को लीड कर सकते हैं? ऐसे डायरेक्टली ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि गैस्ट्रिक ट्रबल्स ही हार्ट अटैक का कारण है, बट ये है कि जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स है वो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक के सिम्टम्स को मैच करते हैं। तो काफ़ी बार ये खुद पेशेंट्स के लिए भी जानना डिफिकल्ट हो जाता है कि उनको जो तकलीफ हो रही है वो गैस्ट्रिक ट्रबल की वजह से हो रही है कि ये अटैक के या तो हार्ट के सिम्टम्स है। तो ऐसा गैस्ट्रिक ट्रबल का कोई हार्ट के प्रॉब्लम के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट बस ये है कि अगर किसी को भी छाती में कोई भी टाइप का एबनॉर्मल फीलिंग आ रहा है, जैसे अगर गैस्ट्रिक ट्रबल जलन हो रहा है, तो वो गैस्ट्रिक की वजह से है या हार्ट की वजह से, वो जानने के लिए आपको डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए जी। जैसे अगर वो उसका कारण गैस्ट्रिक ट्रबल है तो वो ज़्यादा कंसर्न का नहीं है, और एक बार हमें पता चल गया तो उसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ टैबलेट्स लेनी है। लेकिन अगर मान लो वो जलन हार्ट की वजह से हो रही है तो वो पूरा ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। सो अगर किसी व्यक्ति को गैस्ट्रिक ट्रबल है तो, और अगर उनको और कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जैसे कि अगर कोई 50-60 ईयर्स का बंदा है जिसको डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, पुराने हार्ट अटैक के हिस्ट्री भी है, उसको अगर छाती में जलन हो रहा है, तो वैसे लोगों में लेवल ऑफ सस्पिशन थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करेंगे। और मान लीजिए अगर एक 15-20 साल का कोई लड़का आ रहा है, उसको थोड़ा छाती में जलन हो रहा है, तो वैसे केसेस में हार्ट का प्रॉब्लम होने के चांसेस कम रहते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है बिल्कुल, बट वैसे केसेस में अगर वो हमारे पास आया तो हम लोग बेसिक कुछ टेस्ट करके उसको वापस घर भेज सकते हैं। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग आदमी है जिसको ये सब प्रॉब्लम्स है और उसको ऐसा गैस्ट्रिक ट्रबल रह रहा है, तो मेरे हिसाब से पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और एटलीस्ट एक ऑब्जर्वेशन के लिए उनको रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि इनिशियल सिम्टम्स जो होते हैं वो एकदम माइल्ड होते हैं और थोड़े थोड़े बिल्डअप होकर अचानक से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। सो गैस्ट्रिक ट्रबल को कभी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ऑलवेज इन्वेस्टिगेट कि हार्ट की वजह से है कि गैस्ट्रिक ट्रबल की वजह से है। जी, गैस्ट्रिक ट्रबल के वक्त कभी ठंडा दूध या सोडा पी लेने वाले लोगों को ये जरूर सुन लेना चाहिए कि वो कुछ और भी हो सकता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब हम ध्यान नहीं देते हैं तभी वो बड़ी बीमारियों में तब्दील हो जाती है और हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये मुझे कैसे हो गया। अब बात हो रही है यंग पीपल में हार्ट अटैक की, तो क्यों, आप क्या मानते हैं हार्ट अटैक युवाओं में बढ़ने की क्यों बढ़ रहा है, क्या वजह हो सकती है? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है, रिपोर्टिंग बड़ी है। हार्ट अटैक यंग पॉपुलेशन में इसकी रिपोर्टिंग बड़ी है, शायद सोशल मीडिया के वजह से, शायद आप लोग के कुछ माध्यम से, और शायद इतने में हमने पिछले 1-2 साल में सेलिब्रिटीज़ में, कई सारी सेलिब्रिटीज़ में हार्ट अटैक के इंसिडेंट सुने, शायद उसके वजह से। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। कुछ और रीजंस जो है वो है स्मोकिंग का इंसिडेंस इंडिया में बड़ा है। नॉट ओनली इन मेन, इवन फीमेल्स में भी स्मोकिंग का जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके वजह से ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है स्मोकिंग हार्ट अटैक का, वो उसका इंसिडेंस यंग पॉपुलेशन में बड़ा है। दूसरा, हमारे यहाँ जो खाने पीने का कल्चर है वो बहुत ड्रास्टिकली पिछले 20 सालों में चेंज हुआ है। दिस कुड बी वन ऑफ द अदर रीजंस जिसकी वजह से हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ा है।
हम लोग के खाने में नमक का क्वांटिटी बढ़ गया है, हम लोग के खाने में सैचुरेटेड फैट्स का क्वांटिटी बढ़ गया है, हमारे खाने में स्टोर्ड फूड आइटम्स का क्वांटिटी बढ़ गया है। एंड दीज आर ऑल स्मॉल डाइटरी चेंजेस विच बिल्ड अप योर इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है सिडेंट्री लाइफस्टाइल। यंग्स में आज बहुत ज़्यादा सिडेंट्री लाइफस्टाइल बढ़ी हुई है, वो भी एक अलग रीज़न है हार्ट अटैक यंग पॉपुलेशन में बढ़ने का। मैंने कल भी यही कहा था कि संस्कार देने होंगे। हम बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन अच्छे खाने पीने के संस्कार भी अब बच्चों में डालने की जरूरत आ गई है। अगर हम 30-40 साल तक एटलीस्ट स्वस्थ रहना चाहें, उसके बाद की बात अलग है, लेकिन अब 30-40-50 साल में भी स्वस्थ रहना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। चलिए डायग्नोस की तरह आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सरैया, किस तरह से डायग्नोस की जाती हैं दिल की बीमारियां? अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम किसी को लग रहा है तो कुछ बेसिक टेस्ट पहले करने होते हैं। जैसे एक ECG लेना होता है, जिसे हम लोग रूटीन भाषा में छाती की पट्टी बोलते हैं। उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। अगर कोई रीसेंट या पुराना हार्ट अटैक है उनको, तो उस पे से मिल जाता है। और अगर कुछ एरिथमियाज यानी जैसे धड़कन की बीमारियां हैं तो वो भी उसमें से पकड़ी जा सकती है। ECG के बाद आता है 2D इकोकार्डियोग्राफी, यानी जिसको हम लोग रूटीन भाषा में हार्ट की सोनोग्राफी बोलते हैं, जिससे कि हमें हार्ट के पंपिंग के बारे में पता चल सकता है। और हार्ट में जो दूसरे सब स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हार्ट की वाल्व है, हार्ट की दीवार है, हार्ट में कोई छेद है कि नहीं, वो सब हम लोग इकोकार्डियोग्राफी पे असेस कर सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को अगर चेस्ट पेन हो रहा है और उनके केस में ECG और इको दोनों नॉर्मल आता है, तो नेक्स्ट स्टेप रहता है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग 2 तरह से होते हैं। एक स्ट्रेस टेस्टिंग होता है जो हम लोग ट्रेडमिल जो होता है, हम लोग रूटीनली जिम में देखते हैं ट्रेडमिल मशीन। तो ट्रेडमिल पर हम लोग उस व्यक्ति को चलाते हैं और साथ में ECG रिकॉर्ड करते हैं, ताकि अगर बेसलाइन उनके नॉर्मल रेस्टिंग ECG में चेंजेस नहीं है, लेकिन ट्रेडमिल करते वक्त यानी बॉडी को स्ट्रेस देते वक्त अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो ECG में चेंजेस दिख जाते हैं। कुछ लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको पैर की बीमारी होती है, जिनको आर्थराइटिस होता है, या काफ़ी बार ऐसा होता है कि उनका कुछ पैर का ऑपरेशन हुआ है जो चल नहीं सकते हैं। बहुत बार कुछ 70-75 इयर्स के लोग भी आते हैं जिनको चलाना डिफिकल्ट रहता है। तो वैसे केसेस में हम लोग ट्रेडमिल नहीं बल्कि स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, जिससे कि हमें वापस से इंफॉर्मेशन मिलती है कि हार्ट का प्रॉब्लम होने के चांसेस है या नहीं है। जनरली ये 3 रूटीन टेस्ट हम लोग OPD बेसिस पे कर सकते हैं, जिनसे हमें आइडिया आ सकता है कि हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं है। चलिए, डायग्नोस के बाद सीधी बात आती है ट्रीटमेंट की, क्योंकि अगर निदान होता है तो उसकी ट्रीटमेंट तो ज़रूरी होती है। किस तरह की ट्रीटमेंट सर अब अवेलेबल है हमारे पास? जब भी हार्ट अटैक की हम बात करते हैं तो उसमें 2 तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट की बात करेंगे। फर्स्ट इज़ फर्स्ट एड, पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, और दूसरा उसके बाद पुख्ता इलाज क्या है, उसका 100% क्या ट्रीटमेंट करना है। जब भी हम फर्स्ट एड की बात करते हैं ना, तो सबसे ज़रूरी बात है कि कीप योर लो थ्रेशोल्ड लो, राइट। कि आपको जब भी छाती में दर्द हुआ तो एटलीस्ट उसको आप निदान करने के लिए किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल जाइए, ये भी आपके ट्रीटमेंट का पार्ट है। अगर आप अपने सिम्टम्स को इग्नोर करोगे तो आपका ट्रीटमेंट डिले होगा, वो जो आपकी लाइफ के लिए रिस्क बन सकता है। तो पहली चीज़ है, आपको अगर कोई तकलीफ हो रही है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, हार्ट से रिलेटेड कोई सिम्टम हो रहे हैं, आप तुरंत किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल पहुंचिए, और जहां पे आपका डायग्नोस हो कि ये हार्ट की बीमारी है या नहीं है। और अगर ये डायग्नोस होता है कि ये हार्ट अटैक है, तो इसमें जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है कि खून पतला करने की कुछ टैबलेट्स और इंजेक्शन होती है, वो तुरंत दी जाती है ना। दिस इज़ द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। उसके बाद जो पुख्ता इलाज होता है वो होता है, उसके बाद आपको एडमिट होना है ICU में। ICU में एडमिशन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हार्ट अटैक होता है तो उससे सडन कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे हमने अभी देखा था कि सडन कार्डियक अरेस्ट का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज इज हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक से सडन कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बहुत होते हैं, और सडन कार्डियक अरेस्ट में तभी पेशेंट को हम बचा सकते हैं जब पेशेंट ICU में है। तो तुरंत उसको ट्रीटमेंट, तुरंत सारवार मिल सकती है, तो उसको हम बचा सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको करना है कि आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में खून पतला करने की टैबलेट्स और इंजेक्शन लेना है, जो आपको आपके डॉक्टर देंगे। दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि यू शुड बी एडमिटेड एटलीस्ट इन ICU। और थर्ड चीज़ जो होती है वो होती है
जो भी नली बंद है जिसके कारण हार्ट अटैक हुआ है इसको खोलना है। हम्म, तो नली खोलने का जो अब बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल हमारे पास है वो है हम एंजियोग्राफी करके देखें। जी, एंजियोग्राफी का मतलब होता है हार्ट की नसों की जांच, सिंपल चीज, वेरी सिंपल। हार्ट की नसों की जांच की जाए और जहां पे नली बंद है उस नली को खोला जाए। जी, दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर हार्ट अटैक। इस ट्रीटमेंट के सहारे नली खुलने के और हार्ट अटैक को ठीक करने के 98% चांस होते हैं। सो द सक्सेस रेट ऑफ एंजियोप्लास्टी इज 98% ड्यूरिंग हार्ट अटैक। तो दिस इज द फुल ट्रीटमेंट ऑफ द हार्ट अटैक दैट शुड बी डन। जी। तो सिम्टम्स की बात भी हो गई, डायग्नोस की भी बात हो गई, ट्रीटमेंट की भी बात हो गई, लेकिन अब कुछ और सवाल मेरे मन में आ रहे हैं और यह है कि आजकल बहुत सारे लोग जिम में ही उनको कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, तो क्या जिम जाना बंद कर देना चाहिए? लोग डर रहे हैं कि क्या ज्यादा जिम करने से लोग बीमार पड़ रहे हैं या उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। सर, क्या ऐसा भी संभव है कि जिम जाने वाले लोग ज्यादा हार्ट अटैक का या कार्डियक अरेस्ट का शिकार बन रहे हैं? एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि जिम नहीं जाना चाहिए, लाइफस्टाइल एक्टिव होनी चाहिए। लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि उनकी बॉडी कितना कोप अप कर सकती है एक्सरसाइज को। मैंने बहुत देखा है कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा जिम करते हैं। यानी आज मानो उसको 15 किलो वेट उठाना है, वो कल आके सीधा 25 किलो 30 किलो उठाना शुरू कर देगा। अपनी बॉडी की लिमिट्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बॉडी की लिमिट्स आप कैसे जान सकते हैं? तो अगर कोई बंदा या बंदी जिम ज्वाइन कर रहा है और वो सोच रहे कि नहीं मुझे एग्रेसिव जिमिंग करके एग्रेसिव बॉडी बिल्डिंग करना है, तो उससे पहले एक बार उनको अपने हार्ट की जांच करवा लेनी चाहिए। अच्छा। भले उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। काफ़ी सारी हार्ट की बीमारियां ऐसी होती हैं जो फैमिली में चलती आती है, जिनको जेनेटिक डिजीज बोलते हैं। वो बीमारियां ऐसी होती है कि जिनका रूटीन में कोई लक्षण नहीं दिखता है। वो बीमारियों का प्रेजेंटेशन ही सडन कार्डियक अरेस्ट है। जैसे कि एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें हार्ट की दीवार एकदम मोटी हो जाती है और ये फैमिली में रन होती है। यानी फादर के बाद सन, सन के बाद उनके बच्चे को होने के चांसेस होते हैं। और काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारी जनरेशन्स में किसी को नहीं होता और अचानक से ये आ जाता है। तो कोई अगर ऐसा सोच रहा है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है प्रोफेशनली या अपनी इच्छा से, तो उन्हें बेसिक एक अपना कार्डियक वर्कअप करवा लेना चाहिए। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट जिमिंग। जिम करना बहुत हेल्दी बात है और बहुत अच्छी बात है खुद के ओवरऑल बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, खुद के बॉडी की लिमिट्स हमें पता होनी चाहिए। अब आपकी बॉडी को आपके लिमिट के बाहर नहीं ले जाना, नहीं तो वो फिर एबनॉर्मलिटीज आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, यानी एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन फिटनेस फ्रीक बनने से पहले दिल की जांच जरूर कर लेनी चाहिए कि आपका दिल इतना मजबूत है कि नहीं कि आप हैवी वर्कआउट को बेयर कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा संदेश है ये, जो फिटनेस फ्रीक लोग हैं, बहुत ज़्यादा हर रोज़ नया नया टारगेट अपने लिए सेट करते हैं, उनके लिए एक और बात मेरे जहन में है जो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। गोल्डन आवर, कई बार हार्ट अटैक के पेशेंट में गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर, क्या इंपॉर्टेंस होती है गोल्डन आवर की? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ऐसा क्यों हर बार आपके डॉक्टर बोलते हैं कि हार्ट अटैक है तो इसका ट्रीटमेंट आपको तुरंत करना है। सो जैसे हमारे पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स होती है खून पहुंचाने की, वैसे हार्ट और ब्रेन दो जगह और ब्लड वेसल्स होती है जहाँ पे ब्लड पहुंचता है। अगर हमारे लेग्स या हैंड्स, हाथ पैर की अगर नसें हम 24 घंटे तक भी बंद रखें और नसों को शुरू करें, तो वहाँ पे वो जो वहाँ का टिश्यू है, वहाँ की जो मसल्स है वो डेड नहीं होंगी, दे स्टार्ट फंक्शनिंग। ब्रेन और हार्ट दो जगह ऐसी है जहाँ पे अगर नसें बंद हो गई, 100% अचानक कोई नस बंद हो गई, तो उनका जो सर्वाइवल टाइम है दैट इज 3 मिनट्स। तो 3 मिनट के बाद हार्ट का वो हिस्सा जहाँ पे वो नस बंद है, जहाँ पे वहाँ से ब्लड सप्लाई पहुँच रहा था, वो हिस्सा खत्म होना शुरू हो जाएगा, वो हिस्सा डेड होना शुरू हो जाएगा। नस खोल भी दी हमने तो जो डेड हिस्सा है हम उसको नहीं बचा सकते। अंडरस्टैंड दिस। नस खोलने से फायदा सिर्फ ये होता है कि जो हिस्सा बचा हुआ है, अभी डेड नहीं हुआ है, हम उसको बचाएं। तो जितनी जल्दी हम नस खोलेंगे, जितनी जल्दी हम हार्ट अटैक को ख़त्म करेंगे, उतना बड़ा हिस्सा हम हार्ट का बचा सकते हैं। जितना लेट होगा हमें नस खोलने में, उतना बड़ा हार्ट का हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। जितना बड़ा हार्ट का हिस्सा ख़त्म होगा, उतना ही ज़्यादा आपका सडन कार्डियक अरेस्ट का रिस्क बढ़ेगा। राइट। सो 2 प्रॉब्लम्स है अगर हम हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट डिले करते हैं। पहली चीज़,
तुरंत जान जाने का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि आपको सडन कार्डियक अरेस्ट का रिस्क बढ़ गया है। दूसरा ये है कि अगर आप तुरंत में सडन कार्डियक अरेस्ट नहीं होता, आपके नसीब अच्छे हैं कि आप सडन कार्डियक अरेस्ट में नहीं जाते हो, तो भी नस काफ़ी समय तक बंद होने के कारण आपका एक हार्ट का बहुत बड़ा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका हार्ट का पंपिंग कम हो जाएगा। जब भी हार्ट का पंपिंग कम होगा तो आपकी जो आने वाली लाइफ है दैट वोंट बी नॉर्मल। आपको आने वाली लाइफ में भी प्रॉब्लम्स रहेगी, चलने में सांस फूलना, चलने में तकलीफें होना, चक्कर आना, ये सारी प्रॉब्लम्स रह सकती है। तो जितनी जल्दी हम नस खोलेंगे उतनी जल्दी हम हार्ट का एक बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं, ताकि आपका सडन कार्डियक अरेस्ट का रिस्क कम हो, ताकि आपकी आने वाली लाइफ अच्छी हो। जी, तो बहुत सारी अच्छी जानकारी और इम्पोर्टेंट जानकारी आज हमें मिली है। वर्ल्ड हार्ट डे की सीरीज हम वीएनएम टीवी पर मना रहे हैं और पूरे सप्ताह अलग अलग इश्यू पर बात होगी, दिल की बीमारियों पर बात होगी और आपके हार्ट को कैसे हम स्वस्थ रखें, कैसे हेल्दी रखें, कैसे चुस्त दुरुस्त रखें, उस पर बात होगी। दोनों डॉक्टर्स को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबकी ओर से, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको जुड़ना ही है, क्योंकि बातें यहाँ वही हो रही है जो मेरे और आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है जिसे आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये वो बातें हैं जो हर इंडिविजुअल तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिबिलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस नी सामे, अलकापुरी, वडोदरा। व्हाट्सएप नंबर 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले,
साथ बढ़े देश मेरे देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर आपके लिए हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो हम सबके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गई है। अब हम एक्टिविटी कम करते हैं और खाना भी हमारे तरीके का खाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन कम होता है, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें फिजिकल कोई ना कोई तरीके की दिक्कतों की ओर ले जाती है। ऐसी ही एक दिक्कत है आजकल, जब यंग मदर्स माँ बनती हैं उन्हें दूध नहीं आता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिससे करीबन हर महिला को जूझना पड़ता है। जब नए पहली बार डिलीवरी होती है तब दूध नहीं आता है, खासकर यंग मदर्स को ये प्रॉब्लम सताती है, और इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए कई तरह के हथकंडे भी अपनाए जाते हैं। लेकिन एमएस यूनिवर्सिटी, वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की होम साइंस फैकल्टी के डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन कि एक स्टूडेंट ने खास रिसर्च किया है जिसमें किस तरह से दूध ज्यादा लाया जा सकता है उस पर बात की गई है। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज मैंने दो मेहमानों को जोड़ा है। मेरे साथ है डॉक्टर हेमांगिनी गांधी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और मेरे साथ है ध्वनि अरोरा जिन्होंने ये पूरा रिसर्च किया है कि आखिरकार क्या खाने से ये जो दिक्कत है उससे हल किया जा सकता है। दोनों से बात करेंगे और इस खास मुद्दे पर का हल निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब एक छोटा सा बच्चा हाथ में होता है और वो दूध नहीं पी पाता है या दूध नहीं आता है तो माँ और बच्चे के लिए, पूरे परिवार के लिए एक बहुत टेंस सिचुएशन हो जाता है। और इसीलिए इस रिसर्च को हम ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। क्या है ये पूरा रिसर्च और ये टॉपिक क्यों चुना गया, ये तो मैं ध्वनि से बात करूंगी ही, लेकिन हेमांगिनी गांधी, डॉक्टर हेमांगिनी मैम है, उन्होंने ये पूरे रिसर्च को गाइड किया है। मैम, ये जो मुद्दा था वो कैसे उठाया सबसे पहले आपने? जैसे आप सब जानते हो कि यूनाइटेड नेशंस ने पिछले कई सालों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लॉन्च किया है, जिसका गोल 3 जो है जनरल वेलबींग हेल्थ है। इसके तहत मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इज वेरी बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो माता और बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा तभी जाके हम SDG 3 को अचीव कर पाएंगे। तो इसके तहत हमें माता और बच्चा दोनों का जो स्वास्थ्य बढ़ाना है, उसका एक तरीका है कि जब बच्चा पैदा होता है और 6 महीने तक उनको सिर्फ माँ का दूध पिलाना होता है, क्योंकि माँ के दूध में हर कोई पोषक तत्व जो चाहिए वो बच्चे के लिए जो मौजूद है। और पर आजकल अर्बन मदर्स या नियो मदर्स या जो फर्स्ट टाइम माँ बनती है उनको परसेप्शन रहता है कि मेरा दूध नहीं आता है, और कई माँओं को दूध नहीं भी आता है। तो ये सब दूध नहीं आने की वजह से बच्चे को पूरा पोषण नहीं मिलता है, उनको ऊपर का दूध चालू कर देते हैं, जिससे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और जिसकी वजह से बच्चा आगे उसका ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है। बच्चा उसके उम्र के हिसाब से बढ़ नहीं पाता है, उनको काफ़ी बीमारियां रहती है, उनका प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है आगे चल के। तो ये सबसे छुटकारा पाने के लिए हमें सबसे पहले तो हर बच्चे को उसका जो जन्मसिद्ध अधिकार है कि माँ का दूध मिले, वो पहले 6 महीने के लिए मिलना चाहिए। जिसके लिए जिन माँओं को दूध नहीं आता है उनके लिए काफ़ी ऐसी हर्ब्स है, लोकल दवाइयाँ हैं, पर दवाइयाँ के हिसाब के मुकाबले जो अपना फूड है, खुराक है, हम जो खा रहे हैं रोज़, जिसमें एक है सहजन के पत्ते, सरगवा जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में ड्रमस्टिक लीव्स बोलते हैं, वो पत्ते में ऐसे तत्व है कि जो अपने को माँ का दूध का जो प्रोलैक्टिन करके जो अंतस्राव होता है, हार्मोन होता है, वो बढ़ाए, और इसके चलते उनको दूध अच्छा आता है और वो दूध पी के बच्चा स्वस्थ रहता है। तो इसको हम पायलट स्टडी के हिसाब से हमने अपनी बड़ौदा की एक सरकारी हॉस्पिटल में हमने पायलट प्रोजेक्ट किया था। इसीलिए MSc डिसर्टेशन के लिए ये सब्जेक्ट हमने चुना, क्योंकि ये सब मदर्स को उपयुक्त हो सकता है। जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है, और ध्वनि अरोरा जो इसी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन की MSc की स्टूडेंट रही और उन्होंने अपने रिसर्च में इस मुद्दे को उठाया है। ध्वनि, कैसे आपको लगा कि ये मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं जिस पर आप रिसर्च कर रही थी, लेकिन आपने एक यूनिक मुद्दा उठाया है जो बहुत सारी खासकर यंग मदर्स के लिए कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला बन जाता है।
करेक्ट मैम, मैम ने बहुत कुछ आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। और मैंने जब से MSc मैंने ज्वाइन किया था तब से मैं बहुत ज़्यादा कीन थी कि मुझे MCH जो कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ उसी पे ही काम करना है। एंड काफ़ी रिसर्चेस के बाद, काफ़ी कुछ करने के बाद मुझे मैम के साथ डिस्कशंस हमारे बहुत सारे हुए। एंड देन ये एक मुद्दा आया कि ड्रमस्टिक लीव्स जो सरगवा के पत्ते हम बोलते हैं, उसमें उसके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा, उसके बारे में मैं देख रही थी। प्लस मैं बहुत सारी नई मदर्स को ये देख रही थी कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम कम्युनिटी में आके आ रहा है, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, बट ये कॉमन प्रॉब्लम बहुत ही स्पेशली फर्स्ट 2 डेज में तो आ ही रहा है। और प्लस हमारा एक और ग्लोबल टारगेट्स का गोल है कि जो अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब डिलीवरी के 1 घंटे बाद पहला दूध माँ का बच्चे को मिलना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये एक वन ऑफ द फैक्टर है कि वो क्यों नहीं हो पा रहा है जी। तो उस चीज़ को कम्बैक्ट करने के लिए, उस चीज़ का सामना करने के लिए ये दूध आना इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट। तो उस चक्कर में मैंने ये चीज़ देखी और मैंने उस को इवैल्यूएट किया और मैंने अपना ये टॉपिक चूज़ किया। जी, माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 महीने से 1 साल तक बच्चे को माँ का दूध देने की हिदायत एक्सपर्ट्स भी देते हैं, और ख़ासकर जो फर्स्ट आवर 1-2 घंटे का दूध जो होता है वो तो बहुत ज़्यादा रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी बढ़ाता है बच्चे की, ऐसा माना जाता है, और इसलिए बच्चे को ये देना ज़रूरी होता है। लेकिन जब दूध नहीं आता है तो परेशान हो जाते हैं, बच्चा भी परेशान होता है, माँ भी परेशान होती है, नई नई माँ बनी होती है, उन्हें वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, और जब बच्चा परेशान होता है तो पूरी फैमिली परेशान होने लगती है। और इसीलिए ऐसे रिसर्च जो बेसिक हैं, जो हमारे ही आसपास की वस्तुओं से जिन प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं, ऐसा रिसर्च ध्वनि ने किया है। ध्वनि, आपका जो रिसर्च था आपने किन पॉपुलेशन पे किया, कौन सी कम्युनिटी पे किया, और उसके क्या रिजल्ट सामने आए? ओके, सो मैंने जो चूज़ किया था, मेरा रिसर्च साइट जो हम कहते हैं, वो था एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैंने इसलिए चूज़ किया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्पेशली, बिकॉज वहाँ पे बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस वाले लोग आते हैं। तो मुझे एक ओवरऑल व्यू चाहिए था कि मेरे को एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मदर्स पे वो रिजल्ट्स के व्यूज़ नहीं चाहिए थे, मुझे एक कॉमन व्यू चाहिए था जो हर किसी पे वर्क करे जी। तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही जनरलाइज्ड पॉपुलेशन ली थी, और स्पेशली मेरे में जो मदर्स थे वो मैक्सिमम अंडर प्रिविलेज फैमिली से थे। ओके, सो दैट वी हम लोग वो ये चीज़ बोलते हैं ना कि जितना ज़्यादा अच्छा खुराक खाओगे, जितना अच्छा खाना खाओगे, उतना अच्छा है। बट जिनके पास वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे हमें नहीं पता, बट एक फूड इनसिक्योरिटी या फिर खाने की दिक्कतें बहुत है, और अंडर न्यूट्रिशन का तो क्या ही कहना जी। तो उस बैकग्राउंड से जो सबसे मैक्सिमम हमारा पॉपुलेशन होल्ड करता है, अगर वो मदर्स को इस चीज़ से बेनिफिट होता है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। तो उस लिए मैंने फिर वो उन पॉपुलेशन को चूज़ किया जो मैक्सिमम इन चीज़ पे बेनिफिट हो सकता है। और क्या सामने आया उस रिसर्च में? हमने जो मेरी जो रिसर्च थी उसमें हमने ये किया कि हमने 0th डे जिस दिन डिलीवरी हुई उस दिन से हमने उनको सरगवा के पत्तों की कैप्सूल्स देना शुरू किया, और उसी दिन का हमने प्रोलैक्टिन लेवल उनके चेकअप करवाए। तब उसके बाद से 1 महीने तक 30 डेज तक हमने उन्हें ये टैबलेट्स कंटिन्यू की, और 7th डे पे वापस से हमने उनका प्रोलैक्टिन देखा, क्योंकि जो फर्स्ट वीक होता है तब प्रोलैक्टिन का पीक आता है। तो इसका ये दवाई खाने से कितना पीक आ रहा है, और जो बच्चे हैं उनका 30 डेज तक हम लोग ने वेट ट्रैक किया, ताकि पता चले कि जितना बच्चा दूध पिएगा उतना जल्दी उसका वेट गेन होगा। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये पूरा स्टडी किया था, और रिजल्ट्स ये सामने आए कि जो बच्चे का वेट गेन था वो करीबन 20 से 25% जितना बढ़ा, और जो प्रोलैक्टिन के लेवल्स थे वो करीबन 5 से 5 to 7% जितने बढ़े। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को आया। शायद अगर ये चीज़ पायलट प्रोजेक्ट नहीं होती और एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट के फॉर्म में होती और हमें ज़्यादा टाइम मिला होता तो और बेटर इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलते। जी, प्रोलैक्टिन माँ का दूध आने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और प्रोलैक्टिन आप सोचिए कि आपके आसपास की वस्तुएं जो हम रोज खाते हैं, सैजन की फली तो हम खाते ही हैं, सैजन के पत्ते, उनका पाउडर अगर माँ को दिया जाए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। और
मैम ये सहजन की फली का जो पाउडर है, सहजन का जो पाउडर है, पत्तों का पाउडर, वो कैसे अवेलेबल होता है? क्या वो कहीं मार्केट में अवेलेबल है? नहीं, सरगवा के पत्ते को सुखा के हम पाउडर बना सकते हैं एट हाउस होल्ड लेवल, बट हमने जो स्टडी में यूज किया था वो फ्रीज ड्राइड किया था जी। क्योंकि प्रोसेसिंग कम हो तो उसका न्यूट्रिशन लॉस कम होता है जी। तो अगर कई औरतें जो अपने घर में सरगवा के पत्ते उगा के फ्रेश पत्ते का भी इस्तेमाल करें तो अभी उसका उनको ये उसका फायदा हो सकता है, पर हमने जो यूज किया था वो फ्रीज ड्राइड पाउडर का कैप्सूल बनाया था। मुझे लग रहा है आप ये पाउडर है भी आपके पास। हाँ, ये जो इसमें हमने बना के ऐसे 30 डेज के कैप्सूल दिए थे, दिन में उनको 2 रोज लेने थे। और एक ऐसा भी ग्रुप हमने चूज किया था कि जिनको हमने प्लेसिबो दिया, मतलब कोई दूसरा खुराक दिया, जिससे हम कंपेयर कर पाए कि जिनको हमने सरगवा के पत्ते दिए उनको क्या फायदा हुआ और जिनको नहीं दिए उनका क्या हुआ। तो दोनों में हमें जानने को मिला कि जिन माओं को हमने सरगवा के पत्ते के पाउडर की कैप्सूल दी थी उन माओं का प्रोलैक्टिन लेवल भी बढ़ा, उन बच्चों का उन मदर्स का अनीमिया जैसे हीमोग्लोबिन भी बढ़ा और उन बच्चों का जो नवजात शिशु का वजन भी बढ़ा एज कम्पेयर टू जिनको हमने सिर्फ दूसरा कोई खुराक दिया था जिसमें सरगवा के पाउडर नहीं था। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि सरगवा का पान फ्रेश भी खा सकते हैं और वहाँ पाउडर अवेलेबल है तो वो भी हम खा सकते हैं, पर जिससे प्रेग्नेंट मदर, लैक्टेटिंग मदर को, धात्री माता को उनसे काफी फायदा होगा। जी, तो आप सोचिए सहजन के पत्ते खाने से अगर माँ का दूध आता है तो बहुत सारी चीजें वैसे भी खिलाई जाती है ताकि दूध बढ़े। बहुत सारी चीजें पहले से ही जब प्रेग्नेंट होती है महिला तब से खिलाई जाती है और जब बच्चा पैदा होता है तब भी खिलाई जाती है। लेकिन अगर इतना इजी ऑप्शन हमारे पास हो तो आई थिंक जरूर इस पर सोचना चाहिए। सहजन का जो पाउडर आपने खिलाया वो डायरेक्ट पाउडर ही लेना है, कैप्सूल ही लेनी होती है या और कोई चीज में मिक्स करके भी हम खा सकते हैं? मैंने कैप्सूल के फॉर्म में दिया था ताकि वो ईज हो, मदर्स इजीली उसको गल्प कर सके। क्योंकि जैसे हम कम्युनिटी में जाते हैं तो अगर हम बोलते हैं कि ये पाउडर लेके आप खाइए तो उनके क्वेश्चंस आते हैं कि मैडम हम कैसे खाएं, हमें टेस्ट नहीं पसंद। और उस टाइम पे एक ऐसा पीरियड होता है जब हार्मोनल इम्बैलेंसेस मैक्सिमम होते हैं, तो उस टाइम ऑलरेडी डिस्टर्बेंस चल रहा होता है। करेक्ट। तो उनको वो टेस्ट पसंद आए ना आए और वो डिसकंटिन्यू ना कर दे और हमारे रिजल्ट्स उस चीज पे अफेक्ट ना हो, इस वजह से मैंने कैप्सूल्स के फॉर्म में लिया था। और वो मैं क्यों कहूंगी कि सबसे इजीएस्ट फॉर्म है। जैसे आप बाकी दवाइयां ले रहे हैं वैसे आप उसको ले लोगे कैप्सूल्स को तो आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल। बट अगर आपको कैप्सूल्स के फॉर्म में नहीं लेना है तो उसके अलावा आप उसको उसके पत्तों को काट के, जैसे खिचड़ी है, देन दाल है, उसके रोटी जो हम थेपला वगैरह जो बनाते हैं जो बहुत फेमस गुजराती डिश है उसके साथ हम लोग ले सकते हैं। या भाजी हम बना सकते हैं। बिल्कुल, भाजी भी बना सकते हैं। और हम उसको पाउडर फॉर्म में भी कभी दूध के साथ कभी पानी के साथ हम बिल्कुल ले सकते हैं। जी, तो आसान है। और अगर इतने आसान तरीके से अगर बच्चे को दूध मिल सकता है तो शायद जिन्हें भी ये प्रॉब्लम आए तो ये जो ऑप्शन है बेस्ट उनके लिए साबित हो सकता है। मैम, ये जो रिसर्च है उससे कितना फायदा पहुंच सकता है सोसाइटी को, लोगों को? क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि सरगवा तो अपना ट्रेडिशनल पौधा है ही जी, पर हमें उनकी आयुर्वेदिक गुणकारी वो सब जानकारी कम्युनिटी में कम है, इसलिए हम जितनी जानकारी फैलाएंगे तो ये सरगवा का पत्ते में बच्चों के लिए, आँख के लिए भी अच्छा है क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन भी है, उसमें आयरन भी है, इसमें प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ाने का भी गुण है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो जितनी जानकारी फैलाएंगे उसका सिर्फ औरतों को नहीं पर बच्चों को और जीरियाट्रिक एज ग्रुप को भी इससे फायदा हो सकता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जानकारी फैलानी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ट्रेडिशनल में है पर लोग इतना इस्तेमाल उसका आजकल नहीं करते। तो यंग मदर्स को मेरा ये संदेश है कि आप जितना भी हो सके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और खास करके हरे पत्तेदार सब्जी और इसमें सरगवा का पान का इस्तेमाल करें तो उनको बहुत फायदा होगा। जी, इम्पॉर्टेंट रिसर्च है। और ध्वनि मैं आपके पास वापस आऊंगी कि ये जो रिसर्च है, चलिए रिसर्च हो गया, उसके रिजल्ट भी आ गए, पता भी चल गया, साबित भी हो गया, क्या इससे कोई और जगह आप अवेयरनेस के रूप में लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे बहुत नई मदर्स को ये एज ए गैलेक्टोकोक तो इसका यूज़ है ही, प्लस मैम ने भी आपको बताया कि एक जो ओल्ड एज पर्सन है आपकी आई साइट के लिए वो एक बेनिफिशियल है। उसके अलावा कि आपकी जो हड्डियां हैं उसको मजबूत बनाने में भी इसका योगदान रहता है। और जितना ज़्यादा ये इसका हम यूज़ करेंगे उतना माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, क्योंकि मेरे रिसर्च में एक पार्ट में मैंने ये भी देखा था कि इसका काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट रहा है अनीमिया में। तो आयरन जो हमें पता नहीं होता है कि हमारे आयरन लेवल्स कितने हैं जी,
पर हम जब हम टेस्ट कराना जाते हैं तब हम डॉक्टर्स हमें यूजुअली कह रहे होते हैं कि आपको अनीमिया है, आपका हीमोग्लोबिन कम है। तो अगर आप ये डे टू डे लाइफ के यूज़ में अगर आप ये वेजिटेबल्स लोगे तो वो उसको लेवल्स बेटर करने के लिए भी वो हेल्पफुल रहता है। बिल्कुल, हम दवाइयाँ खाते हैं आजकल आयरन से लेकर हर तरह के विटामिन की, तो अगर अच्छा वेजिटेबल्स ही खा लें, अच्छा न्यूट्रिशन वाला फूड ही खा लें तो शायद ये सारा सप्लीमेंट हमें उन सारी चीज़ों में से मिल भी सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आज हमने आप तक पहुंचाया है, वो है सहजन के पत्ते खाने से नई माँ जो है उसका दूध अच्छा आता है, उसमें प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो बढ़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आज पहुंचाया है एमएस यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर और स्टूडेंट ध्वनि अरोरा ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। किचन गार्डन और स्कूल में जो एग्री न्यूट्री स्मार्ट विलेज और किचन गार्डन में सरगवा के पान उगाए जाने से हम कम्युनिटी तक पहुंच सकते। अवेयरनेस स्कूल में भी फैलाई जाए, बड़ों को भी फैलाई जाए, और हमारे घर के आसपास जगह तो होती है, तो अगर सहजन जैसे पेड़ हम लगा सके, पौधे हम लगा सके, तो वहां से पत्ते डायरेक्टली खाकर इस तरीके की दिक्कतों से ना सिर्फ दूध आता है लेकिन बहुत सारी उन्होंने समस्याएं बताई जिसमें फायदा होता है सहजन के पत्ते खाने से। और मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ कि वीएनएम टीवी आपको देखते रहना है, क्योंकि यहाँ ऐसी बातें चर्चा हम यहाँ बैठकर करते हैं जो सीधी आपको फायदा पहुंचाती हो। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है जिसे आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये बातें आपके रिश्तेदारों तक, आपके फ्रेंड्स तक पहुंचेगी तो शायद उन्हें भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंच सकता है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।